बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो भी हमारे पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम ज्वाइन इन करते रहेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बता दूं वाइज वेनेसडे क्या है। ये एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है। अम, उसमें हम हर वेनेसडे को वाइज बनाएंगे और क्या करेंगे कि हम कोई ना कोई टॉपिक लेंगे और हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो आप कर सकते हैं। और ये जो जो भी हमारा वाइज वेनेसडे का प्रोग्राम होगा इसे हम रिकॉर्ड करके हम इसे अपलोड भी कर देंगे। सो बेसिकली वाइज वेनेसडे में आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो आईएसओ 27001 है। लास्ट संडे मैंने एक वेबिनार किया था आईएसओ 27001 पे, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी आईएसओ 27001 के हवाले से। तो इसीलिए ये टॉपिक चूज किया है। और जो है अब मैं ज्यादा टाइम लेने के बजाय हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं कि वाइज वेडनेसडे में जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो बात कर रहे थे कि हमारा आज का टॉपिक है आईएसओ 27001। आईएसओ 27001 जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसको हम इन अदर टर्म्स आईएसएमएस भी के नाम से भी जानते हैं। और आज का सेशन हम क्यों कर रहे हैं? आज का सेशन हम इसलिए कर रहे हैं आईएसओ 27001 पे कि इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी इस छोटे से टाइम में आपके साथ डिस्कस कर सकें। कुछ प्रिंसिपल हम डिसाइड कर लेंगे इसके क्या है, ताकि इन जनरल जो कंफ्यूजन है आईएसओ 27001 के हवाले से हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो इन द एंड ऑफ दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन हम वो भी आपके साथ ले रहे होंगे। अच्छा, मेरा नाम मलिहा मसूद है। मैं शीली टैक एम्बेसडर हूँ आईसाका इंटरनेशनल की। उनकी सोशल मीडिया एडवोकेट भी हूँ, वॉलंटियर भी हूँ। शीली टैक का टाइटल जो है वो मैं पिछले 5 सालों से होल्ड कर रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन आई है 13। आई एम एक्रीडेटेड ट्रेनर टू पीईसीबी, कॉम्टिया एंड आईसाका, एंड एज वेल एज फ्रैंकलिन कोवे पाकिस्तान। कुछ इंटरनेशनल बुक्स में भी मैंने पार्ट प्ले किया है एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आईटी ऑडिट फंडामेंटल एंड सीडीपीएससी रिव्यू मैनुअल, इनमें मैंने एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो लिखा है। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दीज सर्टिफिकेशन मैनुअल्स। इसके अलावा मैं एक बैंक में हूँ। मैंने ही फाउंड किया था ये क्यूडोस कंसल्टेंट। मैं यहाँ पे अब एडवाइजरी सर्विसेज दे रही हूँ। अपना मेरा एक इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है स्पीड ट्रेन बाय मलिहा, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो है वो काउंसलिंग और मेंटरिंग भी कर सकें रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अगर कोई हो तो हम उसे भी रन करते हैं। डॉट हाउस इज अगेन एन इनिशिएटिव। ये कुछ लाइक माइंडेड पीपल ने मिलके इसको बनाया है, जिसका पर्पस जो है आउटसोर्सिंग है, ट्रेनिंग है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो तमाम हमारे पास चीजें आती हैं हम उसको यहाँ पे कैटर करते हैं। आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर एनएडी फॉर पास्ट 8 years। मैं यहाँ पे मास्टर्स को पिछले 8 सालों से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में भी रह चुकी हूँ, पीएफ किट पे भी रह चुकी हूँ, और तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर अ डिकेड मैं आईसाका कराची चैप्टर का पार्ट भी प्ले करती रही हूँ एज ए फैकल्टी मेंबर। तो कुछ हम इंटरनेशनल बॉडीज देख लेते हैं पहले कि हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि आईएसओ 27001 को समझने के लिए हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉडीज कौन सी हैं जो कि इस सर्टिफिकेशन का जिनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। सो आई एम एक्रीडेटेड पीईसीबी ट्रेनर। तो मैं आपको पीईसीबी के हवाले से भी बता दूं, पीईसीबी सर्टिफिकेशंस भी आती हैं आईएसओ 27001 के हवाले से। और आईएसओ बेस्ड जो मुख्तलिफ और सर्टिफिकेशंस हैं 9001, 45,000, 14,000 एंड यू नेम इट। तो मुख्तलिफ जो आईएसओ बेस्ड सर्टिफिकेशंस हैं वो पीईसीबी प्रोवाइड करता है। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड। और जो भी सर्टिफिकेशन अटेन करना चाहता है इस फील्ड में वो पीसीबी के जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा होता है। इसके अलावा हम आईएसओ की बात कर रहे हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो आईएसओ इज बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जो रिसर्च वर्क जब
एक कंप्लीट होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो है वो पब्लिश होता है, जिसे हम सब यूटिलाइज करते हैं, एंड आईएसओ 27000 इज वन ऑफ देम। जो आईएसओ फॉर्म हुई थी वो 1947 में फॉर्म हुई थी, और अब तक 24,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं अक्रॉस द ग्लोब। हम उसे अडॉप्ट करके जो है उसको उसके फायदा उठाते हैं, हम बेनिफिट्स गेन करते हैं। आईएसओ की जो कवरेज है वो ओवर 160 कंट्रीज हैं। और अब सवाल यहाँ पे साथ साथ ये होता है कि वाई आईएसओ स्टैंडर्ड्स, और ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो है वो हम अडॉप्ट करें, या आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सो बेसिकली जैसे कि 1947 में ये फॉर्म हुई है, और हम 1945 तक दूसरी वर्ल्ड वॉर से हम बाहर आए थे। तो जो एक आप कह सकते हैं कि गैप्स था बिटवीन नेशंस, के वो कैसे एक दूसरे के साथ म्यूचुअल टर्म्स पर जो है वो बिजनेस कर सकें, या कोई भी एक्टिविटी कर सकें, या जॉइंट वेंचर कर सकें। तो बेसिकली आपका जो आईएसओ का स्टैंडर्ड्स है वो दैट एड इन यूनिफॉर्मिटी बिटवीन आपके अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो वो उसको जो है वो जेल इन करने के लिए हेल्प आउट करता है। आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक खुला हुआ है अगर वो प्लीज म्यूट कर दें तो। अच्छा, पॉलिसी बेस्ड। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। कोई मुझे बता सकता है कि आईएसओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो आईएसओ हम लोग अक्सर टर्म सुनते हैं, आईएसओ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? आप अपनी ये चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर जमा करा सकते हैं। अच्छा, जनरली जो मेरे पास लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि आईएसओ की शॉर्ट फॉर्म बनाने की वजह से इसको, हमें अक्सर लोग जो कहते हैं वो इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ होगा क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली आईएसओ इजंट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिकली इस इक्रोनियम का जो ड्राइव वर्ड है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ की एब्रीविएशन नहीं, आईएसओ इज नॉट एन एब्रीविएशन जिसकी वजह से हम जो है अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता। अब बात क्या होती है कि अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है तो फिर हम इसे आईओएस क्यों नहीं लिखते? अच्छा जी, तो आईओएस इसलिए नहीं लिखते कि आईओएस जो है वो ऑलरेडी जो है बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो रहा था, हम इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। और जो आईएसओ है वो शॉर्ट फॉर्म है या ड्राइव वर्ड है आइसोस की। अब आइसोस जो है वो आप आइसोमेट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और आइसोस का मतलब होता है इक्वल। अच्छा जी, तो इक्वल मतलब होता है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक स्टैंडर्ड होता है वो हेल्प आउट करता है दो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में
रिजाइड करने वाली कंट्रीज को कि वो एक म्यूचुअली जो है वो टर्म्स पे अपना बिजनेस कर सके, राइट। अच्छा जी, अब ये इक्वल और ये आईएसओ और ये सारी चीजें बताने का आपको मकसद ये था कि ये जो टर्म है इक्वल, तो जो हमारा आईएसओ का स्टैंडर्ड होता है दैट इज ब्यूटिफुली फॉर्म्ड इन अ वे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी इसे अडॉप्ट कर सकें और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इसे इजीली अडॉप्ट कर सके। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंजेस हैं उनको भी मद्देनजर रखा गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के इश्यूज हैं उनको भी केटर किया गया है। तो बेसिकली आईएसओ इज अ ड्राइव वर्ड, ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और ये ड्राइव वर्ड है किसका, आईसोर्स का। सो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं डॉक्यूमेंट का, क्योंकि हम आईएसओ 27001 स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और थोड़ा सा उसको हम आगे एलैबोरेशन में भी ले आएंगे। बेसिकली जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है वो टू मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। एक पार्ट जो है वो क्लॉजेस का पार्ट कहलाता है, दूसरा एनेक्स ए कहलाता है, जिसमें जो कंट्रोल्स होते हैं विच वर अर्लियर 114 इन 2013 वर्जन, और अब जो नया वर्जन हमारे पास लास्ट ईयर आया है, इसीलिए हम आईएसओ 27001 2022 कहते हैं, उसमें जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो 93 कंट्रोल्स आ गए। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि यूजुअली हम लोग यही सुनते आ रहे होते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो 114 कंट्रोल हैं, राइट, और हमने उनको जो है वो करना है। फिर ये क्लॉज 4 कहाँ से आ गया, 4 to 10 क्या चीज है? तो क्लॉज 4 to 10 बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, एंड इन ऑर्डर टू अचीव compliance with all the applicable control which is now 93 control, उसके लिए हमें सबसे पहले एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है, और वो हम अचीव करते हैं बाय द compliance फ्रॉम क्लॉज 4 to 10। और 27001 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हम जो है वो सर्टिफिकेशन अचीव करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 27000 पर की फैमिली में से किसी पे अगर सर्टिफिकेशन अचीव करनी है तो वो 27001 पे अचीव कर सकता है। वेयर एज अगर हमने अक्सर सुना भी होता है 27002, 3 या बाकी इसी की सीरीज में फैमिली में हमारे पास और भी स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, तो अगर हम उनको देखते हैं तो वो बेसिकली उनके ऊपर जो है वो सर्टिफिकेशन अचीव नहीं की जाती, वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन गाइड के तौर पर होते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बात किया कि जब हम कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाते हैं या हम उनकी कंप्लायंस अचीव करना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है वो आती है मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करना, और उस मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करने के लिए हम जो है वो क्लॉजेस से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हमारे जो क्लॉजेज में आपको 4 to 10 कह रही थी कि वो 4 to 10 हम पहले अचीव करते हैं, वो बेसिकली क्या है? क्लॉज 4 हमारे पास बात करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन समरी में आपको बता देती हूँ क्या होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम वो तमाम फैक्टर्स देख रहे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, बिकॉज हम जब मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम जो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी कंप्लायंसेस क्या क्या हैं, क्या हम वो कंप्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, हम हमारे पर कौन कौन सी चीजों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो वो तमाम चीजें बेसिकली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो जाती हैं। 5 हम बात करता है लीडरशिप के हवाले से, क्योंकि आईएसओ 27001 आप अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन चाहिए होता है। तो आप ये भी देख रहे होते हैं क्लॉज 5 में कि आपके पास जो है वो बाय इन है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास लीडरशिप है फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट, सो दैट यू कैन रन और इम्प्लीमेंट आईएसओ 27001। सिमिलरली हम जो है उसके बाद क्लॉज 6 में प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं। प्लानिंग में मेजरली हमारे पास जो चीजें आती हैं
वो हमारे पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की चीजें आ रही होती हैं, हम वो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और हम उनको कैटर कैसे कर रहे हैं। क्लॉज 7 बात करता है सपोर्ट की। सपोर्ट में हम देख लेते हैं हमारे पास वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम जो है जिससे हम इफेक्टिव बना रहे हैं अपनी ISO 27001 की इम्प्लीमेंटेशन। एंड सिमिलरली वो कौन से हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ISO 27001 की। बिकॉज 27001 आप सोली सिर्फ अपनी एफर्ट से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। जितना आपके पास सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन चाहिए उतने ही बाकी एम्प्लॉयमेंट की जो है वो सपोर्ट भी चाहिए इसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए। 24 क्लॉज नंबर 8 जो है हमारा ऑपरेशंस पे बात करता है, किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लॉज 9 की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है जिसमें ऑडिट्स भी आ जाते हैं, जिसमें इंटरनल ऑडिट भी आता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी आता है और मैनेजमेंट रिव्यूज आते हैं। अगेन ये जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है, इसमें आपकी जो भी बीच में आपकी इश्यूज आ रहे होते हैं उस वो आप हाईलाइट होते हैं, रेक्टिफिकेशन होती है, एंड देन दिस क्लॉज एड इन दी क्लॉज 10 जो कि इम्प्रूवमेंट है क्योंकि आपके मैनेजमेंट रिव्यूज आते हैं और जो आपके इंटरनल ऑडिट में से ऑब्जर्वेशन निकल कर आती हैं वो आपकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए यूजफुल होती हैं। तो जो क्लॉज नंबर 10 है वो उसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, इसको हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ क्लॉज 4 to 10। और उसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास जो एनेक्स ए है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो बेसिकली जो एनेक्स ए है जिसमें हमारे पास 93 कंट्रोल्स हैं और वो उनको जो डिवाइड किया गया है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये 4 कैटेगरीज क्या है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, उसके बाद पीपल्स कंट्रोल है, देन थर्ड पे हमारे पास फिजिकल कंट्रोल्स हैं, एंड अगेन जो फोर्थ है हमारा वो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स है। अच्छा, अर्लियर जो अगर हम वर्जन की बात करें तो आपको जो ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली 2013 का वर्जन है जो टिल लास्ट ईयर एप्लीकेबल था। और उसमें 14 जो हमारे पास थी डोमेन्स थी और 114 कंट्रोल्स थे। और ये कंट्रोल जो है अब हमारे पास ये मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो एरिया हमारे पास है ये 2013 का है। और इसमें हमारे पास जो कंट्रोल्स आ रहे हैं आपको साथ साथ नजर आ रहे होंगे, इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, एसेट मैनेजमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये वाले कंट्रोल्स हमारे पास 2013 तक एप्लीकेबल थे। अब जब लास्ट ईयर हमारे पास 2022 में हमारे पास नया वर्जन आया है तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो इनकी डिवीजन हुई है वो इन 4 एरियाज पे हुई है जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये सारे के सारे कंट्रोल्स ये जो डोमेन्स एरियाज थे वो खत्म हो गए? तो इसका जवाब है जी नहीं। हमारे पास जो कंट्रोल्स थे सिंस 2013 टू 2022 ये इन तकरीबन तकरीबन 9 सालों में हमारे पास जो है बहुत सारी चेंजेस आई हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से कुछ ऐसे एरियाज थे जो हमारे पास नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रोल हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो 2013 वाला हमारे पास वर्जन था वो 2019 में रिवाइज हुआ है। और रिवीजन के बाद यही जो है वो कंसेंसस यही थी कि हम उसी को फॉलो करेंगे अनटिल 2023, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आई थी। जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे पास इनका एक रिवीजन साइकिल भी होता है जो यूजुअली 3 to 5 years का होता है। जब हमारे पास 27001 की रिवीजन आई है और हुई है लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं आया था जिसकी वजह से ये नया वर्जन जो है वो ISO जो है वो पब्लिश करती। लेकिन 2013 से लेके 2022 के दरमियान जो 19 के बाद का एरिया कहें या 18 के बाद
का एरिया करें, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई थी, उसमें प्रिवेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन अगस्त 2018 जीडीपीआर का जो है वो हमने सुना है कि एक एक्ट आया था, और वो एप्लीकेबल है यूरोपियन यूनियन के रीजन्स में। तो जो आपका जीडीपीआर आया, उसके साथ साथ हमारे पास प्राइवेसी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो वो प्राइवेसी के कंसर्न्स जो हैं वो इस नए स्टैंडर्ड्स में वो भी केटर किए गए हैं। तो अगर हम कहें कि 2022 के स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो कंट्रोल स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे 14 डोमेन्स प्रीवियसली हमारे पास थे वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको कैटेगराइज हमने एक डिफरेंट तरीके से कर दिया है। इन एडिशन कुछ नए कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स भी थे, और वो तमाम कंट्रोल जो कि अब ऑब्सलीट हो गए थे, जिनकी अब जरूरत नहीं थी, उसको हमने यहाँ पे देखा है कि उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। फिर फर्दर कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है इन order टू केटर दी दिस एरा नीड्स। तो ये बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास एनेक्स ए का आ गया। अच्छा जी, कुछ और फैमिली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट हैं 27,000 फैमिली के। थोड़ी सी आपकी फिल्म जो हम मैं आपको वो भी इसके हवाले से बता दूं कि फैमिली में हमारे पास और कौन कौन से हैं। हमारे पास 27,001, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो आईएसओ 27,002 है। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अगेन उसके बाद हमारे पास है 27,003, विच इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स अ गाइडेंस। अच्छा जी, इसमें एक साथ साथ में एक और चीज आपको साथ साथ मेंशन करती चलूं कि यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास 27,002 और 27,003 है, इन ये बेसिकली ये दो सर्टिफिकेशन हमारी जो आईएसओ 27,001 की इम्प्लीमेंटेशन में काफी हेल्पफुल होते हैं। किस तरीके से कि जो एनेक्स ए की कंट्रोल्स हैं उसकी 27,002 इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, और जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्लॉज 4 to 10 के जो हमारे पास क्लॉजेस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गाइड हमारे पास 27,003 से होती है। यूजुअली हम 27,001 और 2 का ही नाम सुनते हैं, हम 27,003 का बहुत कम सुनते हैं। सो हियर आई वांटेड टू मेंशन इट कि हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम 27,003 को हम रेफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फर्दर और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें 27,005 हैं, 27,701 है, 27,032 है। इनके अपने क्या पर्पसेस हैं? 27,005 बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात कर रहा होता है। इट ड्राइव्स फ्रॉम 31,000 विच इज बेसिकली फोकसेस ऑन इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। और जो आईएसओ 27,005 है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात कर रहा होता है। 27,701 जो है हमारा वो प्राइवेसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये बेसिकली इट्स अ एक्सटेंशन टू आईएसओ 27,001। सो जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2018 के बाद जो है प्रिवेसी का कंसर्न हमारे पास ज्यादा बढ़ गया, तो 27,27701 बेसिकली हमारा प्रिवेसी मैनेजमेंट पे बात करता है। ये रिक्वायरमेंट भी है और ये गाइडलाइन भी है। इसके बाद हमारे पास जो 32 की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली गाइडलाइन है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो आप ये स्टैंडर्ड इसी पैटर्न में आप इसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ आईएसओ 27,001? तो बेसिकली आपके पास एक बेस लाइन आपके पास आ जाती है।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ISO 27001 की जो है वो अ, हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल आपकी जो है इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आप जो हैं वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंप्रूव हो सकते हैं, आपके पास बेस लाइन कंट्रोल होते हैं, प्रोवाइड अ वेरी गुड गवर्नेंस टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं इन द मार्केट विच इज बीइंग यूज ग्लोबली, उसकी कंफर्मिटी भी आसान हो जाती है। ISO स्टैंडर्ड्स की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर आप कहें कि दूसरे स्टैंडर्ड के साथ इसकी मैपिंग अगर आप देखें तो वो बहुत आसान आपको नजर आएगी। बहुत सारी मैपिंग हमें PCI DSS के साथ भी हमें नजर आती है, हमें क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस के साथ भी हमें नजर आती है, तो ITIL के साथ भी नजर आती है। तो जो हमारे पास दूसरे स्टैंडर्ड्स इन द मार्केट हैं उनमें भी हमारे पास ये कंफर्मिटी हमें मिलती भी नजर आती है। फिर क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप जॉइंट वेंचर में जाते हैं तो दिस कुड बी अ मार्केटिंग बेनिफिट एज वेल, कि जब लोगों को पता होता है कि आपने ISO 27001 कंप्लायंट है तो बेसिकली आपकी मार्केटिंग भी आसान हो जाती है। एंड इसके साथ साथ जो है वो बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट होती है। कंट्रोल इन प्लेस होंगे, हैप हैजर्ड नहीं होगा, एडहॉक बेसिस पे नहीं हो रहा होगा कुछ, तो बेसिकली जो है आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट ISO 27001। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सवाल भी आता रहता है कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कौन सी नहीं, और कौन कौन से लेवल हैं सर्टिफिकेशंस के। तो ISO 27001 के बेसिकली एक सबसे पहला लेवल जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। ये एक दिन की होती ट्रेनिंग होती है, दिस इज ओनली ट्रेनिंग, इसमें एग्जाम इंक्लूड नहीं होता। और आपको सर्टिफिकेट अगर आप PCB के प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं तो आपको PECB का ही जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है। सेकेंडली आपके पास जो है वो फाउंडेशन होता है सेकंड लेवल पे, और ये 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ट्रेनिंग भी होती है, और उसके बाद आप इसका एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद आप जो है आपको PCB के साथ सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास ISO 27001 ट्रांजिशन कोर्स और ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन होती है। तो वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन अचीव की थी 2013 के हवाले से, और अब वो 2022 पे आना चाहते हैं, अपनी अपडेटेड करना चाहते हैं सर्टिफिकेशन को, तो वो ट्रांजिशन की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ऑप्ट करते हैं। ये 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लीड इम्प्लीमेंटर एंड लीड ऑडिटर। ये 5 दिन की ट्रेनिंग एंड एग्जाम होता है, जिसमें से 4 दिन ट्रेनिंग के होते हैं, 5th डे आपका एग्जाम होता है। Lead implementer focuses on the implementation side, while the lead auditor focuses on the auditing aspect of the ISO 27001। इन तमाम सर्टिफिकेशन जो कि फाउंडेशन से लेके लीड ऑडिटर तक की हमारे पास जो ट्रेनिंग और एग्जाम वाली सिचुएशन आती है, तो उसमें आप ट्रेनिंग के बाद ये जरूरी नहीं होता कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो आप उसके फौरन या नेक्स्ट डे जो है वो आप एग्जाम अटेम्प्ट करें। आपके पास 12 मंथ का पीरियड होता है, और उसके दरमियान जो है वो आप किसी भी टाइम पे अपनी फिजिबिलिटी अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम। और इसके अलावा अगर आप PCB का प्रोग्राम लेते हैं तो जैसे 12 महीने आपके पास हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, इसी तरह से इस पैकेज प्रोग्राम में आपके पास एग्जाम के साथ आपके पास रीटेक का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि ये पैकेज प्रोग्राम दे रहे होते हैं। तो अगर आपका खुदा ना खास्ता फर्स्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम नहीं निकल पाया है, तो उसके बाद आप वहीं से आपका एक साइकिल दोबारा 12 मंथ का शुरू हो जाता है, जिसमें आप रीटेक दे सकते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन सीरीज थी। और अब मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो सवालात हों उसको जल्दी जल्दी मैं ऑप्ट कर लूं इन। Okay, I have like a couple of questions. Is it okay for me to ask here? या श्योर। Okay, so actually, I'm going for the PCI DSS certification programs, and one of the requirements that they have is the ISO 27001 lead auditor and the ISMS.
So the thing that I'm really confused about, I don't know if the PECB is recognized by the PCI DSS Council, and they were talking about it has to be like accredited by the Pakistan something. I forgot the whole name. So this is something I wanted to ask you. And secondly, do you need to have experience in order to get the certification as the ISO 27001 auditor and the implementer? If you can please elaborate on that. All right. Thank you so much for asking. देखिए, एक सवाल मेरे पास ऑलरेडी चैट में आया हुआ है, उसको भी मैं साथ साथ आंसर कर दूं और मैं फिर आपका भी सवाल का जवाब देती हूँ। अच्छा जी, हमारा एक सवाल मेरे पास ये आया था कि जो है वो मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स की बात की थी, जिसमें हमने फैमिली स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, 27,001, 2, 3 एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली हमें तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। यस, 27,001 इज ए रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन गाइड में हम 27,002 को रेफर कर रहे होंगे, 27,003 को रेफर कर रहे होंगे, या उनसे गाइडेंस ले रहे होंगे। हाउएवर हम डायरेक्टली 27,001 जो है वो हम बेसिकली उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस कर रहे होंगे। हमें 27,002 या 3 में करने की जरूरत नहीं है, और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखेंगे 27,002 और 27,003, तो आपको अंदाजा हो जाएगा 27,002 में एनेक्स ए के कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन की गाइडेंस दी गई है, एंड सिमिलरली 27,003 में एनेक्स हमारे क्लॉजेस 4 to 10 की इम्प्लीमेंटेशन की गाइड दी गई है। सो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप उससे अवेयर हो, उसके बारे में आपकी नॉलेज हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट यू डू नॉट नीड टू कंप्लाई विद ऑल द फैमिली डॉक्यूमेंट्स जो कि 27,000 की फैमिली में आते हैं, राइट। दूसरा हमारा सवाल जो एक किया था वो कुछ इस तरह से था, अगर मैं उसको सही से समझ सकी हूँ, कि पीसीआई डीएसएस में की जो है वो कंप्लायंस के लिए आईएसएमएस की कंप्लायंस होना जरूरी है, और इनमें कोई सिमिलैरिटी या रेलेवेंस है कोई इस तरह की। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पीसीआई डीएसएस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कार्ड की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो कार्ड की सिक्योरिटी है, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। पीसीआई डीएसएस की 12 अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कार्ड की सिक्योरिटी से परटेन करती है। उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके लिए मैंडेटरी हो कि आप आईएसओ 27,001 अचीव करें, या आईएसओ 27,001 की रिक्वायरमेंट्स आपने जब तक फुलफिल नहीं की तब तक आप जो है पीसीआई डीएसएस नहीं कर सकते। बोथ हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। यस, अगर आपने 27,005 अचीव किया हुआ होगा, सो उस पे ये जरूर है कि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप बहुत सारे जो कंट्रोल्स है पीसीआई डीएसएस के, आप उन्हें आसानी के साथ अचीव कर सकें, या बहुत सारे कंट्रोल्स को समझने में आपको आ जाएगी। उसके लिए आपकी मैपिंग होना भी जरूरी है कि आप उसको किस तरह से मैप करते हैं। बट दीज आर टू डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। उसके बाद आपने मुझसे बात की है, सवाल किया था कि अगर आप 27,001 लीड इम्प्लीमेंटर करना चाहते हैं या लीड ऑडिटर करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस की आपने बात की थी। देखिए, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, एनीबडी कैन डू 27,001, and then afterward they can sit for the exam. However, in order to achieve the certification, आपको जो है वो एक्सपीरियंस जमा कराना होगा। उसके एक्सपीरियंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको कराना होगा। आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, गेट थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने 27,001 में किसी भी तरीके से असिस्ट किया है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आप जमा करा के आप सर्टिफिकेशन भी अचीव कर सकते हैं। नो, देखिए, पीईसीबी जो है, क्वेश्चन ये है कि क्या पीसीआई डीएसएस जो है की काउंसिल है रिकॉग्नाइज करती है सर्टिफिकेशन डन बाय पीईसीबी। अच्छा, पीसीआई डीएसएस की हम बात करते हैं तो पीसीआई डीएसएस एक अलग बॉडी है,
एक अलग बॉडी की सर्टिफिकेशन है, और पीईसीबी की जो है वो अलग सर्टिफिकेशन है। एक सवाल यहाँ पे और भी बनता है कि क्या पीईसीबी ही है जो आईएसओ की ट्रेनिंग कराते हैं, या कोई और बॉडी भी है जो कराती है? तो देयर इज अनदर बॉडी नेम इरका, वो भी इस सर्टिफिकेशन कराती हैं। हाउएवर पीईसीबी की क्रेडिबिलिटी जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, और इस वक्त जो है पीईसीबी की क्रेडिबिलिटी की वजह से नंबर ऑफ पीपल्स आर ऑप्टिंग पीईसीबी एज कंपेयर टू अदर सर्टिफिकेशन बॉडीज। पीसीआई डीएसएस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, कार्ड की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और ये बिल्कुल डिफरेंट जो है वो काउंसिल है। रिकग्निशन आप कहते हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन की इन टर्म्स ऑफ ओनली रिकग्निशन, तो यस, पीसीबी की सर्टिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एग्जाम तो क्लियर कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के बाद। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए यू नीड टू सबमिट योर एक्सपीरियंस, जिसके आपके पास काफी टाइम होता है, 2-3 साल का आपके पास टाइम होता है, जिसमें आप जो है वो अपनी सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। या आपने अगर इसका पार्ट रहे हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस भी अपना जमा करा सकते हैं, और उसके बाद आप जो है को सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया, एंड आई होप मैं आप सबकी जो भी क्यूरीज थी इस वक्त वो मैं आंसर कर चुकी हूँ अप्रोप्रिएटली। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, या ISO 27000 इन जनरल, या किसी और टॉपिक पर, अगर आप या किसी और सर्टिफिकेशन के हवाले से मुझसे सवाल करना चाहते हैं, या आपकी क्यूरीज हैं, आपके स्क्रीन पर ये प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, आप मुझे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आई एम रीचेबल, और आप अपनी क्यूरी मुझसे बता सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्यूरीज, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।